वेलकम डियर फ्रेंड्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। नई रफ्तार के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप पीसीएस और आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको इतिहास के वो 15 प्रश्न लेके आया हूं, समझाऊंगा। इससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मिशन एसडीएम, मिशन आरओ और मिशन प्रवक्ता, ये तीनों के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबा दीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके जीवन में एक सफलता की घंटी जरूर बन जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णदेव राय, अमुक्तमाल्य पद, हर्षवर्धन प्रियदर्शिका, वात्सायन कामसूत्र, ये तीन किताबों का नाम है और रचनाकारों का नाम है। अब पूछा है कौन सा कथन सत्य है। बारीकी से अध्ययन करते हैं। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, महानतम शासक थे, और उन्होंने अमुक्तमाल्य पद तेलुगु भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा? तेलुगु भाषा में लिखा था। इस तरह से पॉइंट नंबर 1 ठीक हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका लिखी, लेकिन साथ साथ इन्होंने 2 ग्रंथ और लिखे। उसमें थी रत्नावली और नागानंद। कौन सी? नागानंद लिखी। वात्सायन ने लिखी कामसूत्र गुप्त काल में लिखी थी। ये कथन सही है। 2 और 3 कथन सही है। इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बात करें एक काल की तो ये गुप्त काल की रचना है, यानी वात्सायन की कामसूत्र गुप्त काल की रचना है। हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये जो रचनाएं हैं वो गुप्तोत्तर काल की है, यानी लेटर गुप्ता पीरियड की हैं। साथ ही कृष्णदेव राय की बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य के समय की ये रचना है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? 2.5 दिन का झोपड़ा बलबन, तारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश, अच्छा हाजरा मंदिर कृष्णदेव राय और दिल्ली का लाल किला शाहजहां। अब देखो, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो बलबन ने नहीं बनाया। किसने बनाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहां बनवाया था? अजमेर में बनवाया था। दूसरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपकी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद कहां बनाई? ये दिल्ली में बनाई थी। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये क्या है? सुमेलित नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया था। और बात आप समझ लीजिए, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और इसने अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के नागौर में बनवाया था। नागौर के पास स्थान है, वहां पर अतारकिन का जो दरवाजा है वो बनवाया गया है। हाजरा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर, 2 जो मंदिर हैं वो कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक हैं, उन्होंने बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। ये कथन सही है। लेकिन मैं बात करूं लाहौर की, लाहौर है और प्रयागराज और आगरा, इसके जो किले हैं वो अकबर के द्वारा बनवाए गए हैं। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाए गए हैं। सट्टा मार दो, छाप दो। ये प्रश्न स्थापत्य कला के जो प्रश्न है अक्सर घुमाते रहते हैं, कंफ्यूजन में आपको फंसाते रहते हैं। और एक बात तो मैं आपको बता दूं, मात्र 1000 रुपए में पीसीएस और आरओ और एआरओ की तैयारी करा रहा हूं मैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक पे जाइएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। चाहे आरओ एआरओ आपका चाहे पीसीएस हो, प्री का जो लेवल है बिल्कुल समान रहता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। लगातार उसमें टेस्ट भी आपको मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप उसको ज्वाइन जरूर करेंगे। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न में बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान का प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। अब देख लेते हैं इनकी डेट। व्यक्तिगत सत्याग्रह की मैं बात करूं तो 17 अक्टूबर 1940 को ये आरंभ हुआ था। अगस्त प्रस्ताव की बात करूं तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को लाया गया था। जबकि क्रिप्स मिशन की मैं बात करूं बच्चों तो क्रिप्स मिशन कब आया है? ये भी 23 मार्च 1942 को आया है। पूछा क्या है सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? तो देखो ये तो अलग हो जाएगा।
बचे 1940 में। 1940 में पहले कौन आएगा? मार्च आएगा। तो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले आया था। उपरोक्त ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर सी है। ये डेट याद कर लीजिएगा। अब यहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह की मैं बात करूं तो पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले जो सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे थे, और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो, अब बच्चों प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा बिल्कुल सही है। कौशल ये नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? आपका गलत है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। बत्स की कौशाम्बी है। मत्स्य की विराटनगर थी। मैं बात करूं महाजनपद की, तो महाजनपद हमारे कितने थे? हमारे महाजनपद बच्चों 16 थे। और 2 ग्रंथ, एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इनमें 16 महाजनपद की लिस्ट दे रखी है। छाप देना कौन कौन से? भगवती सूत्र है। ये कौन सा है? ये भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। और अंगुत्तर निकाय, कौन सा? अंगुत्तर निकाय, ये किसका है? अंगुत्तर जो निकाय है वो आपका ये बौद्ध ग्रंथ है। अब गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? गंगा घाटी में आपके 10 महाजनपद थे। जबकि यूपी की बात करूं बच्चों तो यूपी में हमारे 8 महाजनपद थे। और जो तुम्हें जो चंपा दिखाई दे रही है, अंग देश के राजा कर्ण, महाभारत में आपने सुना होगा, ये चंपा को मालिनी कहा गया है। यह भी प्रश्न आपसे जबरदस्त तरीके से पूछा जा सकता है। आप निश्चित रूप से इस क्लास का आनंद ले रहे होंगे। ध्यान रखिए, लाइफ में 3 लोगों से मैं इसके साथ में एक पॉइंट जीवन का बहुत बड़ा सूत्र बताता हूं। 3 लोगों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मूर्ख कौन होता है? मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो हमेशा सबसे दुश्मनी करता रहता है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। आम व्यक्ति कौन होता है? आम व्यक्ति वो होता है जिसके बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं, कबाड़ी भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। और आम व्यक्ति वो होता है जो अपने समय का प्रबंधन अच्छी तरह से नहीं करता। और एक बात ध्यान रखना, तीसरा व्यक्ति महान सफलतम व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति होता है, अपने फील्ड का माहिर होता है। उसके या तो फॉलोअर होते हैं या उसके विरोधी होते हैं। अब आप तीनों में कौन से में हैं ये आप तय कर लीजिएगा। और आप किस ओर अग्रसर हैं, आपकी आदतें किस ओर अग्रसर हैं, इसको भी डिसाइड कर लीजिएगा। क्योंकि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर ये आदतें हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, जिसके जाना जाता है। चलिए आगे हम प्रश्न संख्या 5 की तरह चले। तो रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? कांड, सुंदरकांड, बालकांड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में ही पहली बार राम और हनुमान का मिलन होता है। आगे चले, प्रश्न संख्या 6 की तरफ चले। तो धीमे धीमे अपने कार्य की ओर बढ़ रहे हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। बच्चों इसका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। स्थान की बात करूं मैं तो राजस्थान का है बागोर। कहाँ का है बच्चों? ये राजस्थान का है। और दूसरा आपका है आदमगढ़। आदमगढ़ जो बच्चों कहाँ का है? आदमगढ़ जो है वो आपका मध्य प्रदेश का है। पशुपालन के शास्त्र तो यहाँ से प्राप्त होते ही है मध्य पाषाण का। डोंगी यानी आपने देखा उस मछली को शिकार करने के लिए एक छोटी सी नाव बनाई जाती है, उसे कहते हैं डोंगी। तीर कमान, तीर कमान का भी आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ। अब यहाँ पर एक और हो जाता तीर कमान मध्य पाषाण काल में। ये जो नोक थी है ना, जो तीर की जो अगला हिस्सा होता है नोक जिसे बोलते हैं बच्चों, वो हड्डी की भी बनाई जाने लगी थी। ये सारे गुण मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। और एक वफादारी का नाम आता है, एक जीव का नाम आता है वफादारी के नाम है कुत्ता। वो मध्य पाषाण काल में ही हमारा दोस्त बना था। आई थिंक अब आपको आनंद आ रहा होगा। आए दिल में पढ़िए, दिल में आपके होता है, दिमाग में दिल में अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आनंद के साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ याद होगा। चलो प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं।
सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करिए। क्या कह रहा है? ऋग्वेद, ऋग्वेद अब कह रहे हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद संगीत स्रोत है, तो ऋग्वेद कौन सा है? ये स्रोत और प्रार्थना है, यानी ए का 4 हो गया। यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड है, बी का आपका 2 हो गया। सामवेद संगीतमय है, क्या हो गया? फर्स्ट। और डी का फिर क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। 4 2 1 3, यानी ए ऑप्शन ठीक है। अब यहां पर मैं और चीजें और आपको बता दूं, ऋग्वेद की बात कर लेता हूं। सबसे पहले ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने बच्चों? 10 मंडल हैं। 1028 आपके सूक्त हैं और 10,580 आपके क्या है? मंत्र हैं। ये ऋग्वेद के बारे में मैंने इसके तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र मिलता है। कौन सा मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है, जो सविता को, सविता यानी सूर्य को समर्पित है। और इसके जो रचयिता हैं बच्चों, वो है विश्वामित्र, और इसकी रचना अनार्यों को आर्य बनाने के लिए की गई थी। 2 से लेकर 7 मंडल हैं, जो ऋग्वेद के 2 से लेकर के 7 मंडल हैं बच्चों, ये वंश मंडल हैं। कैसे हैं? ये वंश मंडल हैं, ठीक है। और ये सबसे प्राचीन मंडल कहे जाते हैं। उपवेद की मैं बात करूं तो ऋग्वेद का जो उपवेद है बच्चों, छाप दो, क्या है? ये आयुर्वेद है। कौन सा है बच्चों? आयुर्वेद है। और इसका जो ऋषि की, अगर मैं पुरोहित की बात करूं तो इसको कहा जाता है होत्री। छाप दोगे, याद कर लोगे। बात करें यजुर्वेद की बात करोगे तो यहां पर आपको एक बात समझनी है कि यजुर्वेद का जो यजुर्वेद जो है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया एकमात्र। गद्य में भी है और ये पद्य में भी है, एकमात्र वेद दोनों में है। साथ ही ये कर्मकांड से संबंधित वेद है। और इसका जो उपवेद है, इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद इसका उपवेद है। सामवेद संगीत से संबंधित है। और सामवेद का जो ऋषि है, सॉरी, एक यजुर्वेद का ऋषि रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अध्वर्यु। क्या है? अध्वर्यु है। सामवेद की मैं बात करूं, साम वेद है, और इसका जो ऋषि है, इसके जो ऋषि होते थे, ठीक है, सामवेद के, वो होते थे उदगाता। कौन से? उदगाता। और इसका जो उपवेद है, इसका जो उपवेद है बच्चों, वो कौन सा है? जो इसका उपवेद है वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद है। अथर्ववेद की बात करें जो टोनक टोटका से संबंधित है, ठीक है। और इसके जो ऋषि हैं बच्चों, वो कहलाते हैं ब्रह्मा। और इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। क्या है? इसका जो उपवेद है वो आपका शिल्पवेद है। और वेद त्रयी में 3 ही शामिल किए जाते हैं। वेद त्रयी में 3 शामिल किए जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। आई थिंक आपने इसका आनंद लिया होगा, छाप लिया होगा। मैंने पहले बोल दिया था, कॉपी उठा के बैठना, मेरा क्लास आप देख रहे हो तो अंदर दीप पढ़ाऊंगा। अभी तो आरंभ है आपका। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू देवी देवता और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस, किताब ए नौरस, ठीक है, ये वाली किताब ए नौरस जो है, इसके लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे। ये कथन बच्चे बिल्कुल सही है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस लिखी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम के जो कल्चर के बारे में गीत लिखे गए हैं। भारत में कव्वाली में जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभिक आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। बिल्कुल है। तबला के आविष्कारक, तराना के आविष्कारक, ढोलक के आविष्कारक, है ना, कव्वाली के जो आविष्कारक तूतीय हिंद अमीर खुसरो, जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। पटियाली में इनका जन्म हुआ था और पटियाली वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में स्थित है। वहां पर बना हुआ किला मोहम्मद बिन तुगलक का बना हुआ किला है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये पूछा जा सकता है। और आप जब मेंस लिखेंगे तो ये डेटा आपके लिए अत्यंत। चलिए, यानी इसके दोनों
क्या है आंसर, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर सी जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही होगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार क्रम की दृष्टि से लगाइए। फतवाए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब हिंद और तबकाते नासरी। सबसे पहले महमूद गजनवी आया था, उनके समय किताब हिंद लिखी थी अल-बरूनी ने, तो पहले आ जाएगा 3। उसके बाद मोहम्मद गौरी के समय पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गौरी का तराइन का पहला और दूसरा युद्ध हुआ था, तो उसी वक्त चंद्रवरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब फतवाए जहांदारी और तबकाते नासरी, तबकाते नासरी गुलाम वंश की है, इसीलिए अब क्या हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1। इस तरह से आपका जो राइट आंसर है 3 2 4 1 कहां पर है, 3 2 4 1 आपका डी ऑप्शन के अंतर्गत आता है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे मैं बात करूं तो देखिए प्रश्न संख्या 11 की तरफ चल रहा हूं। भारतीय कला के यूनानी और रोमन कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस और आरओ में ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने इनको अपने नोट्स में शामिल किया है, कुछ में शामिल किया है। यूनानी कला यथार्थवादी है? नहीं है, ये आदर्शवादी है बच्चों। कैसी है? आदर्शवादी है। और ये अपनी मूर्तियों में कंक्रीट का प्रयोग नहीं करती बच्चों, किसका करती है? संगमरमर का प्रयोग करती है। ऑप्शन 1 क्या हो गया? कथन नंबर 1 गलत हो गया। रोमन कला आदर्शवादी है ना, ये कैसी है? ये यथार्थवादी है। कैसी है बच्चों? ये यथार्थवादी है। और मूर्ति निर्माण में संगमरमर का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं? ये कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ये आपको याद होना चाहिए, कंसेप्ट वाले प्रश्न है। जब ये प्रश्न आप हल कर देंगे तो फिर ध्यान रखिएगा टॉप 50 में आप शामिल हो। चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ चले। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते, बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 1 कि मूर्ति पूजा के साक्ष्य सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, गलत हो गया। जब मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिले तो ये कहां से देवी देवता आ जाएंगे? गलत है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रय, क्योंकि घोड़ों का स्पष्ट साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, इसलिए केवल 1 यही ऑप्शन आपका ठीक होगा। बात करें प्रश्न संख्या 13 की, सिंधु सभ्यता के बारे में बताइए कौन सा कथन असत्य पूजा? असत्य। नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो नगर नियोजित सभ्यता थी। पक्की ईंटें और सुव्यवस्थित जो नालियां थी, मैन होल्स वाले सीवर लाइन टाइप के नालियां थी, ढकी हुई नालियां थी। तो ये कैसी, ये किसके लक्षण होते हैं? ये नगर के लक्षण होते हैं। तो ये तो पॉइंट ठीक हो गया। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल ये व्यापारिक और वाणिज्य सभ्यता थी। मिस्र के साथ ये, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ ये जुड़ी हुई थी ट्रेड एंड कॉमर्स की दृष्टि से। माता देवी की उपासना बिल्कुल की जाती थी, इसीलिए तो कहा जाता है ये बात सत्यात्मक है, व्यापारिक है। और ये कैसी है? ये नगरी सभ्यता है। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी ना, ये गलत है। ये कैसी थी? ये कांस्य युगीन थी, ब्रॉन्ज। क्यों? क्योंकि तांबा और टिन मिलाकर बनाया गया, वो बना गया कांसा, और यहाँ के जो उपकरण हैं वो कांसे के मिलते हैं, इसीलिए ये सभ्यता कांसे की सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता। चौदह की तरफ चलते हैं। किस धर्मसूत्र से अलग अलग वर्ण के बालकों का अलग अलग मंत्र से उपनयन होने का प्रमाण मिलता है? बौधायन धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र और आपस्तंभ धर्मसूत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों बौधायन धर्मसूत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य केवल 3 वर्णों का ही मिलता है जिनका उपनयन संस्कार होता था, जनेऊ संस्कार होता था। बस अंतर इतना है कि तीनों वर्णों का अलग अलग समय पर होता था और एज पर होता था। प्रश्न संख्या 15 की बात करूं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नि तीर्थम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर स्थित है। अग्नि तीर्थम रामनाथ स्वामी मंदिर के पूर्व में है। कौन सा कथन सही है? तो देखो बच्चों, जो अग्नि तीर्थ है ये आपका तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ठीक, गलत हो जाएगा। अग्नि तीर्थम रामनाथ स्वामी मंदिर के पूर्व में, ये बिल्कुल सही बात है, ये कथन आपका सही है। इस तरह से केवल बी कथन आपका, यानी केवल 2 कथन सत्य है, यानी बी ऑप्शन आपका सत्य होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, फिर आपको डिस्कस करूंगा मैं
कि 1,000 रुपए में कैसे। चलिए कोई प्रश्न नहीं है, केवल 1,000 रुपए की बात होगी। ध्यान रखना, आपको यूपीपीसीएस और आरओ का एग्जाम और प्लस टेस्ट सीरीज अगर लेनी है तो मात्र 1,000 रुपए में ये सारे क्लास भी टेस्ट सीरीज भी आपकी मिल जाएगी। डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप इसमें टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी पर और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा डेटा दे रखा हुआ है। अगर आप टेस्ट की तो भी आपको वहां उपलब्ध है, और मैंने एक बैच बनाया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ अच्छी लगती है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम राजों को हल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।